Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 17th February. आज के कोट से शुरू करते by Robert Anthony. Waiting is a trap. There will always be reasons to wait. The truth is there are only two things in life: reasons and results. And reasons simply don't count. ठीक है, तो आपके पास में ढेरों रीजंस होंगे अभी ना पढ़ने के। कोई भी चीज़ आपके सामने आई है तो उसको डिले करने के। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आया है तो आप बोलोगे कि इसको मैं अभी नहीं, शाम को पढ़ूंगा, अभी मुझे कुछ और पढ़ना है। तो दीज आर जस्ट दिस इज़ अ ट्रैप दैट यू आर वेटिंग एंड यू हैव अदर रीजंस। बेसिकली ये रीज़न नहीं काउंट करेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट काउंट करेगा। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ। जो चीज़ सामने आ रही है उठा के निपटा दो और आगे बढ़ो, ठीक है। वेट मत करो, ये चीज़ आपका आधा घंटा खाएगा, आधे घंटे में जब तक सोचोगे क्या क्या करना है चीज़ करके आगे बढ़ जाओ। ओके, एडिटोरियल पेज से शुरू करते हैं। द वाइज आर्बिटर, तो ये एक्चुअली में 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उनके ऊपर आया है एंड इट इज़ एन आर्टिकल बाय सुशील कुमार मोदी। तो मैं आपको पहले फ्रेमवर्क बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस हैं तो इट हैज़ डेल्ट विथ इशूज़ ऑफ 2011 पॉपुलेशन सेंसस, जो डेमोग्राफी का इशू रहता है उससे डील किया है। और उसके अलावा ग्रांट इन एड्स जो होती हैं, ग्रांट इन एड्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है और इसी में अलग अलग तरीके के ग्रांट्स भी बताएंगे। तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो होता है उसके ऊपर भी इशू बन रहा था, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होते हैं उसकी इन्होंने एंट्री कंडीशंस बताई हैं। और इसके अलावा पहली बार ग्रांट दिया गया है फॉर न्यू सिटीज़ और हेल्थ ग्रांट भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। एंड देन दे हैव डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नॉन लैप्सेबल MFDIS, यानी कि जो डिफेंस पर्सनल होता है उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए फंड नॉन लैप्सेबल बनाना, और फिर उनकी फैमिलीज जो होती हैं डिफेंस और CAPF पर्सनल की, उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ फंड्स बनाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी हैं, तो देख लेते हैं। तो पहली बार 1952 में, याद रखना 1952 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC नियोगी के अंडर पहला फाइनेंस कमीशन बना था और इसका पीरियड था 1952 से 57 तक। और इस बार जो बना है 15th फाइनेंस कमीशन, उसके पास में ऐसे कई सारे चैलेंजिंग टास्क थे, खासकर कोविड टाइम्स को लेके। और ये पहला कमीशन है जिसने 6 साल के पीरियड के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं 2020 से लेके 26 तक के पीरियड के लिए। और पहले भी मतलब हालांकि 9th और 11th कमीशन ने इंटरिम रिपोर्ट्स दी थी, लेकिन उनका जो टोटल स्पेन था वो 5 साल ही था, ठीक है। तो पहली बार 6 साल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट निकाली है। और ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि कई सारी न्यू और यूनिक डिमांड्स आए थे। तो जैसे 2011 पॉपुलेशन सेंसस का इशू था जिसमें सदर्न स्टेट्स का काफ़ी शार्प रिस्पॉन्स आ रहा था। एक्चुअली बेनिफिट्स और ग्रांट्स को लेके बात थी, तो कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सदर्न स्टेट्स में थोड़ा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने लगी है, तो दे थॉट दैट दे आर एट द लूजिंग एंड। ओके, तो इसलिए काफ़ी शार्प रिस्पॉन्स था। फिर नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड की बात हो रही थी और परफॉर्मेंस इनिशिएटिव्स को जज करने के लिए पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए जाए। देन प्रोजेक्टिंग द फिस्कल रोड मैप फॉर यूनियन एंड स्टेट, जब हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट काफ़ी अनसर्टन था बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल इन द GST कलेक्शन। तो कमीशन ने जो है एक जो अपनी फाइनल रिपोर्ट निकाली है उसमें पहली बात तो याद रखना, वर्टिकल डिवोल्यूशन जो किया है, यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच का जो हुआ है वो 41% हुआ है और 1% इसमें इन्होंने एडजस्ट किया है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी तक का स्टेट था वैसे पहले और अभी यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हुआ है। तो 41% का खैर डिवोल्यूशन हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी विद इन द स्टेट
स्टेट्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें इन्होंने एक्सपेंडिचर नीड्स जो होती है, इन्होंने कई प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है, जैसे कि एक्सपेंडिचर नीड्स होती हैं, उसके बाद में फिर परफॉर्मेंस हो गया उनका, और उनकी एफिशिएंसी वगैरह को जज करना, इक्विटी वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। और 12.5% वेट जो है खासकर इन्होंने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया है। 12.5% यहाँ पे देखो 2011 सेंसस इससे काम आता है। 12.5% वेट जो है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया है, और इस तरीके से इन्होंने जो 2011 पॉपुलेशन सेंसस की डिबेट थी उसको भी रिजॉल्व किया है। एंड इसके थ्रू दे आर इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स, मतलब जो जिन स्टेट्स ने एफर्ट्स लगाए और प्रोग्रेस की है टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। रैंडम डेफिनेशंस मत दीजिएगा कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रिप्लेस हो जाए, प्रॉपरली मुझे बताइएगा कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। ओके, इसके बाद तो ये तो इन्होंने मतलब ग्रांट देने की बात थी, कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। फिर इन्होंने डिटरमिन किए हैं प्रिंसिपल्स जो कि ग्रांट इन एड को भी गवर्न करेंगे एज पर द नीड्स ऑफ द स्टेट्स। टोटल ग्रांट जो है वो करीब 10 लाख करोड़ का दिया गया है, और इट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड इनटू, जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, उसके बाद में फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए जो ग्रांट्स जाएंगे, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसके बाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। तो ग्रांट्स एक्चुअली में क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना ग्रांट्स आर मोर डायरेक्टली टारगेटेड, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप डायरेक्ट टारगेट करके ग्रांट्स देते हो, एंड दे इक्वलाइज द स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज टू सम एक्सटेंट, और ये इक्वलाइज भी करते हैं। ज़्यादातर जो ग्रांट्स है वो परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया पे हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, एंड लीडिंग टू बेटर मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ओके, अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात हो रही थी, तो कमीशन से पूछा गया था कि क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पे जो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दिए जाते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिसइंसेंटिव जाता है कि उन लोग के खुद के, मतलब स्टेट जो है वो टैक्स एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, यानी खुद से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड इसके अलावा एक्सपेंडिचर में प्रूडेंस भी नहीं रहता है, इसलिए ये डिमांड की जा रही थी कि इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने करीब 3 लाख करोड़ दिया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, बिकॉज ऑफ फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट्स जो हैं, जैसे केरला है, तो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर जो गया है वो 3 स्टेट्स को गया है, केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब को गया है, और ये जो स्टेट्स है ये रेगुलर रेसिपिएंट्स रहे हैं क्योंकि इनकी काफ़ी हाई डेट लीगेसी रही है। ओके, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें भी मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रांट दिया, 4.3 लाख करोड़ का करीब दिया है, और यहाँ पे अब इन्होंने एंट्री लेवल कंडीशंस सेट करी है कमीशन ने कि आपको लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स किस बेसिस पे और कितने मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर टाइमली ऑडिट होना ज़रूरी है, और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होना चाहिए अकाउंट्स का, जो भी रूरल लोकल बॉडीज़ के अकाउंट हैं, और साथ में जो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट होता है उसका नोटिफिकेशन कंसिस्टेंटली जाना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू को लेके। ओके, फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़, तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो नोटिफिकेशन है उसको टाइमली कंसिस्टेंटली उसका ग्रोथ रेट नोटिफाई होना चाहिए। ओके, तो ये है एंट्री लेवल कंडीशंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, टाइमली ऑडिटिंग एंड नोटिफाइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स।
इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है उसने लोकल बॉडीज़ के एक्सपेंडिचर को ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट से ही टाई किया हुआ है कि इनका एक्सपेंडिचर इसी में ही रहना चाहिए ताकि जो नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन उसी के अलाइनमेंट में वर्क हो। ओके, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने 8,000 करोड़ दिया है फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़। तो 8 नई सिटीज़ बनाई जाएंगी और उसके लिए हर सिटी के लिए इन्होंने 1,000 करोड़ का ग्रांट भी दिया है। फाइन। और इनको जो ग्रांट दिया इट वुड हेल्प इन दी इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी और जो सर्विस लेवल बेंचमार्क होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन का उसको मीट करने के लिए दिया है। और सबसे ज़्यादा लैंडमार्क जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है वो 70,000 करोड़ का इन्होंने हेल्थ के लिए दिया है थ्रू लोकल बॉडीज़ ताकि जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके गैप्स को क्लोज किया जा सके। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ग्रांट्स की बात आए तो स्टेट और नेशनल लेवल डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड जो है इट इज़ इन लाइन विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पहली बार 10 to 15% का ग्रेडेड कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे बाय द स्टेट्स ये ग्रांट दिया गया है। और NDRF और NDMF को यानी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड को, और इसको हालांकि कई स्टेट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया है। फाइन। और जो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बजटरी एलोकेशन दिया जाता था तो ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो उसके लिए क्रिटिकल इन डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी तो उन्होंने एक नॉन लैप्सेबल फंड MFDIS का सेटअप करने का रिकमेंडेशन दिया है। MFDIS क्या है? मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें इसका जो सोर्स रहेगा वो 4 चीज़ों से रहेगा। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, दूसरा जो PSCs के डिसइन्वेस्टमेंट से फंड आएगा उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। उसके अलावा जो सरप्लस डिफेंस लैंड है उसके मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा। ओके, और प्रोसीड्स ऑफ रिसीट्स फ्रॉम डिफेंस लैंड लाइकली टू बी ट्रांसफर टू, ऐसे डिफेंस लैंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर में ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसके रिसीट से जो भी प्रोसीड्स आएंगे। ओके, एंड कमीशन ने इसके अलावा ये भी रेकमेंड किया है कि 1,000 करोड़ पर एनम इस फंड में से दिया जाए फॉर वेलफेयर ऑफ फैमिलीज ऑफ डिफेंस और CAPF पर्सनल जिनकी लाइफ सेक्रीफाइस हुई है ड्यूरिंग फ्रंट लाइन ड्यूटीज़। एंड लास्टली द ऑथर हैज़ गिवन द फेमस कोट ऑफ महात्मा गांधी, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। तो ये आपके ऊपर भी लागू करता है। ओके, आइडियाज़ पेज पे आते हैं। जेंडर एंड पनिशमेंट संजय श्रीवास्तव का एडिटोरियल है तो थोड़ा अलग टाइप का है। मुझे थोड़ा मतलब पर्सनली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा चीज़ें कुछ सही नहीं लगी, बट एक अलग मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपिनियन, जो आपका पर्सपेक्शन का एंगल होता है, पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं। बट जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं यू कैन वेरी वेल यूज देम इफ़ दे सूट योर व्यू और ओपिनियन। ओके, अब ऐसा है कि बेसिकली इन्होंने मुद्दा बनाया है कि अभी जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उनका जो अरेस्ट हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू द टूल किट, द प्रोटेस्ट टूल किट विच शी शेयर्ड, और उसके अलावा जो पोस्टर्स और एफिजीज थे ग्रेटा थुनबर्ग के वो जलाए गए थे वही टूल किट को लेके, तो उस चीज़ को लेके है ना। अब इसमें भी मुद्दा ये नहीं है कि दिशा रावी के अरेस्ट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ या ग्रेटा थुनबर्ग का इस तरीके से पुतला वगैरह जलाया गया। बेसिकली जो मुद्दा था उससे इन्होंने हटके एक नया मुद्दा उठाया है
कि टूल किट जो मतलब अभी तक मेन चीज़ मानी जा रही, दिक्कत मानी जा रही थी कि इस तरीके की आपने प्रोटेस्ट टूल किट बनाई और जिसमें कुछ मतलब वही वायलेंस ज़्यादा बढ़ाने की एक इन्वोकेशन किया गया, प्रोवोकेशन किया गया। और अब इन्होंने मुद्दा बनाया कि मतलब विमेन के अगेंस्ट आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, कि आप दिशा रवि के अगेंस्ट, उनके अरेस्ट के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, ग्रेटा थुनबर्ग के पुतले जला रहे हो। तो द ऑथर इज सेइंग कि ये जो एक मतलब एक सीन हमको देखने को मिला, दैट मैन वर टॉर्चिंग इमेजेस एंड एफिजीज ऑफ यंग वुमेन। तो यंग वुमेन के इस तरीके से पुतले और वो जो भी है इमेजेस उनको मैन जला रहे थे। तो इससे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब कि हम पूरी तरीके से जो ये आइडिया है ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इसको हैबिचुएट कर चुके हैं। और जो अभी तक इस तरीके के एफर्ट्स थे भी कि विमेन के वायलेंस को लेके जो भी इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए थे वो सारे वेन में हैं, यानी सब वेस्ट चले गए। तो एक्चुअली वही था कि खास इस चीज़ में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, बिकॉज दे आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट इशूज़। ओके, एक डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को आप जोड़ रहे हो या फिर मतलब विमेन के स्टेटस को आप जोड़ रहे हो ऐसी चीज़ से। तो जो कल जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें भी फार्म लॉज और विमेन की बात की गई थी, बट स्टिल दैट वाज समहाउ रेलेवेंट। ओके, लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में कोई इनके आर्टिकल को फिर अपोज करता है कि नहीं। ओके, तो 1987 का अब इन्होंने ये बताया है कि उस टाइम पे रूप कंवर सती हुई थी जो 18 ईयर ओल्ड की थी, और उसके बाद में राजस्थान सती प्रिवेंशन एक्ट आया था 1987 में। और वो जो एक्ट पास हुआ था इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ डिबेट। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन और एजिटेशन हुआ था कि जो ये मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें उसमें जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट विमेन उसको आपको नॉर्मलाइज करना चाहिए। मतलब इसके अगेंस्ट हुआ था एक्चुअली में कि आप ये ट्रेडिशन के नाम पे और आप इसको नॉर्मल मान रहे हो। तो इस एक्ट का एक ही एस्पेक्ट ये था कि जो पनिशेबल एक्टिविटीज़ हैं आप मतलब जिनको ग्लोरीफाई कर रहे हो तो उनको मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ को पनिशेबल बनाना। ओके, जैसे मतलब सती वाला जो एस्पेक्ट था कि सेटिंग अ वुमन ऑन फायर, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो ट्रेडिशन के नाम पे, बट एक्चुअली में उसको पनिशेबल बनाया गया था। और एक्ट ने एक चीज़, अब ये एक इन्होंने बात अच्छी उठाई है कि एक्ट ने जो उसका जो डीड था, जो मतलब वो किया गया था उसको जलाना, उसके हॉरिफिक नेचर के बाद मतलब उसके आगे भी उसने उसके आफ्टर लाइफ के ऊपर भी उसको रिकॉग्नाइज किया था कि उस चीज़ को फिर जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि जो वायलेंस हुआ वो तो मतलब सही था, मतलब आपने एक तो कर दिया, एक तो गलत किया, उसके बाद में फिर आप उसको जस्टिफाई भी करो। तो इस चीज़ को भी एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। ओके, अब ऑथर का कहना है कि ये पब्लिक वाली बात तो है ही, साथ में प्राइवेट लाइफ में भी इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। पब्लिकली तो आप मतलब सती कर रहे थे, उनको जला रहे थे, और प्राइवेट लाइफ में भी मतलब जो फैमिली किचन फायर्स हैं जिनको वैसे एक सिंबल माना जाता है कंफर्ट का कि वहाँ से आपको खाना मिलता है, वो भी एक्चुअली में सीन बन गए थे ऑफ डोमेस्टिक हॉरर, होमिसाइड एंड ह्यूमन ग्रीड। और ब्राइड बर्निंग सबसे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंट मेथड माना जाता है जब भी मतलब डाउरी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं। और अब जो है और ज़्यादा कंज्यूमर कल्चर और एस्पिरेशंस और ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये जो टेंडेंसी और ज़्यादा डीपन हो रही हैं। और उनको मतलब केवल ना केवल ब्राइब के लिए और मनी के लिए जलाया जाता है, और मतलब आफ्टर मैथ ऑफ रेप के बाद में भी इस तरीके के इंसिडेंसेस देखे गए हैं। जैसे एक मतलब दिसंबर 19 की बात है, उन्नाव जब रेप हुआ था तो उस टाइम पे जब वो लड़की जा रही थी टू टेस्टिफाई अगेंस्ट रेपिस्ट, तो उसको भी वहाँ पे जला दिया गया था। ओके, और ऐसे ही हैदराबाद और बिहार में भी ऐसे केस हुए हैं। तो जो ये वायलेंस है अगेंस्ट विमेन, ये केवल केरोसिन में जलाने की बात नहीं है, उसके अलावा भी कई जैसे इन लोग तरीके यूज़ करते हैं
हैंगिंग, उसको मतलब डुबा देना, ड्राउनिंग, और बालकनी से धक्का दे देना, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली मतलब जो एक फिर डेथ दी जाती है। ओके, तो ये जो डाउरी रिलेटेड डेथ है इसको रिकॉग्नाइज करना एज अ लीगल ऑफेंस। इससे एक और चीज़ रिकॉग्नाइज होती है कि कितना ज़्यादा वायलेंस जो है अगेंस्ट विमेन, वो कितना ज़्यादा उसका डीप रूटेड नेचर है, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको पनिश भी किया जाए और उसको डिटर भी किया जाए। तो हालांकि ये जो पुतले जलाने वाली चीज़ है ये इंडिया में काफ़ी लंबा ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी लेडी का, किसी फीमेल फॉर्म का अगर आप इस तरीके का जला रहे हो, टॉर्चिंग कर रहे हो, तो उसका एक अलग मीनिंग होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल वन। ऐसा इन्होंने कहा है कि मतलब एक वो उसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो बदल जाता है। तो फैक्ट ये है कि ये केवल आप एक तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, तो केवल एक प्रोटेस्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि जो वाइट प्रोटेस्टर्स जो कि पूरी तरीके से अगेंस्ट रहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स के, अगर उन लोग उन्हीं के पुतले जलाने लगे ब्लैक मैन के ही, तो मतलब वही कि जो ऑलरेडी पहले से आप अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, अब आप उनके पुतले भी जला रहे हो, तो उसका सिंबलिज्म क्या कैरी करता है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में हेट्रेड पाल रहे हो। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द सिंबलिज्म ऑफ द बर्निंग वुमन इन इंडिया इज़। तो ये एक हॉरिफाइंग एस्पेक्ट देता है जेंडर रिलेशंस का। और ऑथर ने कहा है कि ये जो सिंबॉलिक बर्निंग है पब्लिक विमेन की, ये भी शो करती है कि मैस्कुलिन एंग्जाइटी कितनी बढ़ रही है रिगार्डिंग विमेन, जिनको इंडिपेंडेंट माना जाता है, और ये माना जाता है जो कि मतलब काफ़ी विलिंग होती है पब्लिक डिबेट्स में एंगेज करने के। तो एक तरफ आप कह रहे हो ग्रोइंग एक्सेप्टेंस है कि विमेन को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जैसे एजुकेशन और जॉब्स में, लेकिन एक कंटिन्यूस एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो एजुकेशन और जॉब आप दे रहे हो, यानी एजुकेटेड और एम्प्लॉयड विमेन जो हैं उनको अपने घरों को और अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओके, तो मतलब वही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप खुद ही कह रहे हो। तो जो हमारे पब्लिक स्फीयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिनाइज्ड हैं, और जो विमेन अपने कल्चरल नॉर्म्स में नहीं रहती है तो फिर यही सब बातें कही जाती हैं कि जो रेप विक्टिम है उसको मतलब इस तरीके से रात को नहीं निकलना चाहिए था और अकेले नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे तो मतलब ऐसे लोग तो बाहर होते ही हैं। तो वही बात है कि जो ये सिंबॉलिक नेचर था बर्निंग का और जो एक्चुअल रियल में वायलेंस होता है ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड हैं। तो इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू ऑथर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं रीचिंग फॉर मार्स। तो यहाँ पे एक्चुअली मार्स मिशंस जो गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं और क्या क्या चीज़ प्रोब की जा रही है। ओके, अर्थ और मार्स जो है वो एक दूसरे के हर 26 मंथ में काफ़ी करीब आते हैं, और उसी टाइम पे जो अर्थलिंग्स हैं यानी कि उसी टाइम पे मिशंस वगैरह भेजे जाते हैं मार्स में। और ऐसा मतलब हर 2 साल में इस तरीके से हर अलग अलग स्पेस एजेंसी अपने मिशन भेजते आई है। पर ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि 3 स्पेस एजेंसीज जो हैं वो इकट्ठा एक ही लॉन्च विंडो में मार्स में अपने मिशंस भेज रही हैं। और अभी ऐसे 10 स्पेसक्राफ्ट अलग अलग स्पेस एजेंसीज के जो कि मार्स पे जा रहे हैं, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना और यूएई के जो भी मतलब ये 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज के जा रहे हैं। और या तो वही है कि ऑर्बिट करेंगे या तो फिर ग्राउंड पे मूव करेंगे। और इसके अलावा 2 और रोवर्स हैं जैसे नासा का परसिवरेंस और चाइना का तियानवन-1, तो ये लैंड भी करेंगे फेब 18 और मई 21 में। ओके, तो नासा का जो लैंडर है मार्स इनसाइट और रोवर क्यूरियोसिटी और 3 दूसरे ऑर्बिटर्स मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी और मेविन। और इंडिया का भी ऐसे ही ऑर्बिटर है मंगलयान 1। और ईयू के 2 ऑर्बिटर्स हैं मार्स एक्सप्रेस और एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। तो ये याद कर सकते हो आप किसका कौन सा है। ठीक है,
आपको ऐसे मैप वगैरह करने के लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वो होता है ना कि प्री में भी ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको 4 नाम दे देगा, मेविन, मंगलयान, मंगलयान तो बता दोगे, तियानवेन भी बता दोगे, एक्सोमार्स, ट्रेस, ऑर्बिटर, और उसको बोलेगा ये कौन सी कंट्री के हैं, यूएस, चाइना, यूएई जो भी, तो फिर उसको मैप करो, ठीक है। तो ये आपको इसलिए काम आएगा, इसलिए यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। किसी दिन आपसे पूछ भी लेंगे, इसलिए लिख लो। और अब देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ क्या क्या मिशंस भेज रही है। तो यूएई का मिशन ऑफ होप है, तो वही ये 5th नेशनल स्पेस एजेंसी बन गई है आफ्टर यूएस, ईयू, रशिया एंड इंडिया, जो कि मार्स पे पहुंच रही है। तो इनका होप ऑर्बिटर जो है वो अभी February 9 को ही ऑर्बिटल इंसर्शन में गया है। और ये बेसिकली क्या करेंगे, यूएई का जो मिशन है, याद रखना होप मिशन, ये मार्शियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए है कि मार्स का एटमॉस्फेयर उसने कैसे लूज़ कर दिया है, और उसके एटमॉस्फेयर लूज़ करने की वजह से ही उसका सरफेस वाटर भी लूज़ हो गया है। और जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि उसका एनवायरनमेंट जो है इट कैन बी हॉस्पिटेबल टू लाइफ, तो वो एक्सपेक्टेशन भी शायद ख़त्म हो गई है। तो वो इसी चीज़ को प्रोव करने के लिए अब चाइना का जो एक्सपेरिमेंट है उसका चैंग E4 रोवर है। तो इसकी काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट थी कि ये 25 लूनार नाइट्स के लिए सर्वाइव कर लिया था। तो एक लूनार नाइट जो होती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 14 अर्थ डेज, ठीक है। तो ये उनका रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे इट कैन गो डाउन टू -170 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये चैंग 4E जो रोवर है वो गया था मून पे, मून की बात कर रहे हैं कि इसका ये यहाँ पे काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट था। और चैंग 5E मिशन जो था उसी तरीके से इट वाज एबल टू सक्सेसफुली ब्रिंग बैक रॉक सैंपल्स टू अर्थ। तो अब जो तियानवेन-1 पहला मिशन है चाइना का मार्स के लिए, तो वो इसी चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके, उसके चैंगी मिशन से ही लेके अभी उसने सक्सेसफुली ऑर्बिटल इंसर्शन भी किया है। और इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों है, लेकिन इनके रोवर को लैंड करने की अप्रोच जो है थोड़ी अलग होगी। और यह भी मतलब वही होगा कि जो लैंडर भी है वो कुछ दिन ऑर्बिट करेगा और उसके बाद में फिर लैंड करेगा, ओके। अब परसिवरेंस जो है वो इसी वीक जा रहा है, सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिशन जिसको माना जा रहा है नासा का इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट से। और जो परसिवरेंस है ये नासा का 4th जनरेशन मार्स रोवर है। सबसे पहले जो है वो सोजर्नर आया था मार्स पाथफाइंडर मिशन से आया था वो 1997 में। उसके बाद में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी आए थे, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, और अब कौन सा है, परसिवरेंस। तो ये जो आए थे ये मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन से ही 1997 में जो आया था सोजर्नर, वो मार्स पाथफाइंडर मिशन से था। और उसके बाद में स्पिरिट और ऑर्बिट जो आए थे ये मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन से आए थे 2004 में। और क्यूरियोसिटी जो था इनका वो मार्स साइंस लेबोरेटरी से आया था 2012 में। तो अब इसका क्या काम होगा, जो अभी परसिवरेंस जा रहा है, टू लुक फॉर बायो सिग्नेचर्स इन द ड्राइड अप लेक बेड, कि यहाँ पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट की थी, अभी तो सूख चुका है, वहाँ पे बताया कि पानी लूज़ हो चुका है और एनवायरनमेंट भी लूज़ हो चुका है। तो जैसे मतलब अर्थ पे जो अर्लीस्ट ओशियन ड्वेलिंग लाइफ थी, जैसे स्ट्रोमेटोलाइट्स थे, तो उनके एविडेंस वो यहाँ पे खोजने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वहाँ पे वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा मार्शियन सरफेस पे यूजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी ये करेगा, ओके। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मिशन है, वो है मस्क का, एलॉन मस्क का स्टारशिप एंटरप्राइज का। तो वो भी काफ़ी रेवोल्यूशनाइजिंग है। और ये ईस्ट टेक्सास में अभी अंडरगो हो रहा है। एंड वही है कि ये एक अकेला ऐसा मिशन है, पूरा प्राइवेट है, एलॉन मस्क का है, तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा हुआ है। तो स्पेसएक्स जो इनकी प्राइवेट US बेस्ड कंपनी है और एलॉन मस्क की, और इसके अलावा कुछ सिलेक्ट इन्वेस्टर्स और
अभी भी ये इनका गोल है कि पैसेंजर्स को लेके जाना है मार्स पे। तो बोका चिका जो साइट है वहाँ पे ये स्टारशिप को डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले मतलब ये ज़्यादा साइट पॉपुलर नहीं थी, और ये बेस्ट शॉट हो सकता है कि ह्यूमंस को लैंड किया जाए मार्स पे। ओके, और अभी तक इसलिए कोई ऐसा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है जहाँ पे ह्यूमंस को भेजा गया है। मतलब बस 50 साल पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड के थे तो मून पे ही अभी तक जा रहे हैं, उसके अलावा मार्स तक नहीं जा रहे हैं। इसका एक प्राइमरी रीज़न तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है। तो मून जो है वो तो केवल 3 दिन दूर है, लेकिन मार्स जो है वो 7 महीने लगते हैं। तो वही है कि उतने टाइम तक टेम्परेचर कंट्रोल्ड ऐसा प्रेशराइज्ड मॉड्यूल बनाना, फिर उतने सप्लाईज कैरी करें, वाटर और ऑक्सीजन कैरी करना, तो मतलब वही अप्रॉक्सीमेट 18 महीने की ट्रिप हो जाएगी। तो उतना मतलब सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और अभी तक क्या है कि जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मिशन जा रहे थे उनको तो वापस आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ह्यूमन मिशन को तो वापस आना पड़ेगा। इंसान जाएंगे तो भाई वो थोड़ी ना रोबोट है कि ठीक है वहीं पे बज रहे या वहीं पे फूट फाड़ गए, ठीक है ना, तो उनको तो वापस आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा आपको फ्यूल भी ले जाना पड़ेगा अर्थ से, ताकि फिर आप रिटर्न जर्नी भी कर पाओ। ओके, तभी ये वही है एक्चुअली में इनका ये प्लान है कि वहीं का ही जो फ्यूल वगैरह है उसको लेके वापस आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कुल मिला के बात वही है कि इस डिकेड में ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स जो है वो रॉक सैंपल्स लेकर आए, इसरो का प्लान अभी मंगलयान 2 का, चाइनीज स्पेस एजेंसी के प्लान भी हैं तियानवें 2 के कि वो भी रॉक सैंपल्स लेकर आएंगे, और साथ में स्पेस एक्स की हो सकता है कि मल्टीपल ट्रिप्स लगे। तो 2020 कैन बी द डिकेड फॉर फर्स्ट ह्यूमन फुटस्टेप्स ऑन मार्शियन सॉइल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।